अब यहाँ पर यह कहा गया है कि गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी बनेगी, अबूरी हुकूमत उसकी कायम की जाएगी, बल्दियाती इदारे भी वो चलाएंगे, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स क्रिएट होगी। तो इसमें न्यूट्रलिटी रखने के लिए फिर आपको लगता है कोई इकदाम किए जाएंगे या फिर ये एक्सटेंशन ही होगी IDF की? इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन है जो अगर होती है तो उसमें एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी का नाम लिया गया है, जिसमें मेजॉरिटी वो कहते हैं कि फ़लस्तीन के लोग शामिल होंगे, और उसमें फिर इंटरनेशनल एक बोर्ड होगा जो उसको ओवरसाइट करेगा। उसमें बरतानिया के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं टोनी ब्लेयर, जिन्होंने इस मंसूबे के ऊपर काफ़ी काम किया है, वो भी शामिल होंगे और इसको लीड करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप। अब अमेरिका की पॉलिसी हमें अच्छी तरह से पता है कि उसका झुकाव किस तरफ है, और फिर इनको फिर असिस्ट करें जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ के जो ट्रुप्स शामिल होंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता वही है कि क्या जो फ़लस्तीन के आवाम हैं, गज़ा के आवाम हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को वो एक्सेप्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक इसके हवाले से सवालिया निशान है। और ऑन द फेस ऑफ इट शायद लगता हो, क्योंकि अब जो ट्रंप हैं उन्होंने सारी जो जहाँ तक हमास का ताल्लुक है उसके लिए उन्होंने जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं या जो कंप्लायंस है हमास से मुतालिक वो फेंक दी है अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर, कि ये लोग जिम्मेदारी लेंगे कि ये मेक श्योर करेंगे कि हमास के फाइटर्स अगर रह भी गए हैं उनको डिसार्म करना है। अगर कोई भी अगर एक्टिविटी होगी तो दे मेक श्योर कि जी वो इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन एज वी नो कि जो फ़लस्तीन के अवाम हैं वो इतने अरसे से जो एक हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं, तो क्या वो सरेंडर कर देंगे? ऑलमोस्ट 70,000 जो इनके फ़लस्तीन के जो शहरी हैं, ख़वातीन, बच्चे शहीद हुए हैं। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस 20 नुकाती अगर पीस प्लान देखें, अकाउंटेबिलिटी किधर है? जो वॉर क्राइम कमिट किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी काबीना ने, क्या इसके हवाले से कोई क्वेश्चन किया जाएगा? इसलिए आई थिंक ये मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ास करके और फ़लस्तीन के अवाम में इसको सेल करना इतना आसान नहीं है कि आप किस तरीके से आपने नस्ल कुशी की, जेनोसाइड कमिट किया और बग़ैर इसराइल को अकाउंटेबल ठहराए आप अमन की बात कर रहे हैं और एक ऐसे मंसूबे की बात कर रहे हैं जो हैवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ इजराइल, और जिसमें फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि इसमें जो पॉइंट नंबर 19 है उसमें कहा गया है कि रिफॉर्म्स पे द वे फॉर पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड, लेकिन कौन सी रिफॉर्म्स, बड़ा एक वेग सा है, वो कब रिफॉर्म्स होती हैं? एक आइडिया उसमें यही है कि मुकम्मल तौर पर हमास को गज़ा से निकाल दिया जाए और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो टेक ओवर कर ले गज़ा को भी, और उसके बाद फिर टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। लेकिन अगेन जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जी, उनके लिए यकीनन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियर कर दिया उन्होंने, जिसके बाद क्वेश्चन मार्क भी है इस मुआहदे की वायबिलिटी पे। एक्स एम्बेसडर जमील खान साहब ने भी ज्वाइन कर ली है। जमील साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मंसूबा बनाया गया है अभी ये प्रैक्टिकल है या नहीं? क्योंकि आपको पता है ऑस्लो अकॉर्ड से लेके अब तक रिपीटेड नेगोशिएशंस हुई, बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी सरफेस किए, लेकिन इजराइल ने ऑनर नहीं किया किसी चीज़ को। तो हमास का रिस्पांस अभी नहीं आया, उसको क्या आप समझते हैं कि किस तरह से हमास इंटरप्रेट करेगा नेतन्याहू के इस बयान को कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को कबूल नहीं करते, लेकिन ये 20 नकाती जो मुआहदा है इस पर हम मुत्तफ़िक हैं? तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं? हकीकत बहुत मर्तबा तल्ख होती है। हकीकत यह है कि जिस नहज पर मामलात पहुंच गए थे उस नहज पर या तो तमाम के तमाम फलस्तीनी, जैसा कि नेतन्याहू ने कहा था कि आप इधर से शिफ्ट हो जाओ या मारे जाओ, उसका मतलब यही था। तो उसने तो कहा जॉर्डन को भी ले लो और इजिप्ट को भी कहा ले लो और सऊदी अरब को भी कहा कि इनको निकालो इधर से और हम इसको रिवेरिया ऑफ मिडल ईस्ट बनाएंगे। तो असल तो प्लान वो था ना, और ग्रेटर इजराइल का प्लान का वो हिस्सा बन जाता है। और आगे एक्सपेंशन जो कि 1897 में फैसला हुआ था जिसके तहत वतन बना। असल हकीकत तो ये है कि हमास के 20,000 अफराद मारे गए। असल हकीकत तो ये है कि 1 मिलियन पाउंड बम और बारूद चलाया गया, जिसमें डिप्लीटेड यूरेनियम भी है गजा में। यह भी हकीकत है कि गजा मिट्टी का ढेर बन गया। ये भी हकीकत है कि लोग तहत से मर रहे हैं, वहां बिलबिला रहे हैं। तो अब ऐसे में जो मारूजाती हालात हैं, माहौलियाती हालात हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है, और जो इतने सारे अकाबरीन, इतने सारे ममालिक पाकिस्तान समेत जब ये मिल बैठे तो इन्होंने कुछ तो सोचा होगा कलेक्टिव विजडम के तहत। सबके सब चले मरूब भी होंगे कुछ, क्योंकि बड़ी ताकत है अमेरिका, लेकिन
कुछ तो इसमें सोचा होगा कि देखिए ये चीजें मैंने इसीलिए इस पर रिमार्क्स मैं ये दे रहा हूं कि ये गैर मुनसिफाना मंसूबा है। अच्छा, ये इंसाफ के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए कि जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है और वहां का यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो सबसे अहम इस मामले में है, जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि ये गैर मुनसिफाना है, वो इसलिए कह रहा हूं कि 242 रेजोल्यूशन में दिया हुआ है कि इजराइल ने जो जमीनें कब्जा की हुई है 67 में वो भी छोड़ेगा, या तो और वो उल्टा हो गया मामला। तो ये भी हकीकत है ना कि उसकी पासदारी नहीं की जा रही है। तो फिर ये भी हकीकत मान ले कि ये मुनसिफाना नहीं लेकिन मुदब्बराना है, क्योंकि इतने सारे जो अकाबरीन मिले हैं उन्होंने एक मुदब्बर तरीके से सोच विचार की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत OIC बनाई गई। पाकिस्तान उसका मुहर्रिक और पाकिस्तान उसका पैटर्न मेंबर है। उसके 7वें पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों का साथ देंगे, फलस्तीनियों का वेलफेयर, फलस्तीनिया की खुद इरादियत की बात करेंगे। यहाँ तो मामला उल्टा होता जा रहा है। फलस्तीन तो खत्म होता जा रहा था, जितना रह गया था 48 वाला फलस्तीन तो नहीं है ये। नहीं तो जमील साहब अगर तो ऐसा है, इफ इट्स दैट क्रिस्टल क्लियर, तो सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया और टर्की भी है, कतर भी है, मिस्र भी है, पाकिस्तान भी है, तो इन सब में से किसी को इतना बड़ा लूप होल क्यों दिखाई नहीं दिया इस मुआहदे के अंदर जो आप बात कर रहे हैं? लूप होल से मुराद जो मैं लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं, जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें अब ये भी एक आर्ग्यूमेंट है ना, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से यही मिल सकता था, ये कहा जाता है। हम तो एक आइडियल बात बेशक कर रहे हैं जी। देखिए आइडियल बात करना फसाने में हकीकत से ज्यादा हुस्न होता है। हकीकत को बराए मसलहत अफसाना कहते हैं। हकीकत मान लें, हकीकत तो यह है कि आपके सामने बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, मिसबा खाना जो है उसमें जबा हो रहे हैं लोग, और 65,000 के 70,000 होने वाले हैं। आप कुछ नहीं कर सके। आपने क्या किया? 4 आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाया ये OIC के चार्टर के आर्टिकल 8 के मुताबिक, और आपने क्या किया? चारों मरतबा मजम्मत दर मजम्मत, फिर मजम्मत, और उसके ऊपर फिर मजम्मत। और क्या कर सके आप अपना सफारतकार तो बुला नहीं सकते थे वहां से। आपकी ये हैसियत तो है नहीं कि अपने फिजाओं से आप इजराइल के जहाज ना गुजरने देते। आपकी ये हैसियत तो है नहीं मिनहासुल उम्मा कि आप उनकी तिजारत पर, उनकी ट्रेड पर पाबंदी लगा सकते। तो हकीकत को जरा तस्लीम कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर या तो ये जो इस वक्त मैं भी इसका नुक्ताचीन हूं, देखिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर हकीकत पसंद भी हूं। क्या मैं सारे अपने फलस्तीनी भाई और बहन मरवा दूंगा? ठीक है, इस वक्त 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। पाकिस्तान भी इसमें बड़ा अच्छा असर डाला है। पाकिस्तान क्योंकि अस्करी लिहाज से एक सबसे बड़ी कुव्वत है यहाँ तमाम मुस्लिम ममालिक में, तो क्योंकि पाकिस्तान को इसीलिए स्टेबलाइजर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना। और फिर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स बड़े अच्छे खेले हैं, इसलिए कि वो तीनों सुपर पावर्स हैं, उनसे मरासिम बस्तवार करके रखे हुए हैं। चाइना तो चले ठीक है, हमारा शुरू से अजल से दोस्त रहा है और रहेगा, लेकिन बाकी जो है रशिया और अमेरिका, बाकी जो बड़ी दो कुव्वतें हैं, उनके साथ भी हमारे रिश्ते इस्तेमार हैं। इंडिया को बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। तो कहने का मकसद ये कि जो अच्छी बातें हों और जो माजूराती हालात में फैसले करने पड़ते हैं, उन फैसलों को एक अदसे से नहीं देखा जा सकता। उन फैसलों को मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखा जाता है। डिप्लोमेसी नाम है, डिप्लोमेसी मल्टी लेयर्ड होती है, डिप्लोमेसी मल्टी डायमेंशनल होती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।